याद रखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल टेंशन इन ए बीम। ठीक है, डायगोनल टेंशन इन ए बीम इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, डिक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन सी, इंक्रीज बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीज अबव द न्यूट्रल एक्सिस। डी, रिमेन्स सेम। होता क्या है कि जो डायगोनल टेंशन है वो आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। पहली बात तो अपन देखते हैं पहले कि देखो, जो कहीं पे भी आप जनरल रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन देखेंगे आप, तो उसके लिए जो आपने सोम में पढ़ा होगा कि जो वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, पैराबोलिक होता है और जो न्यूट्रल एक्सिस होता है उस पर मैक्सिमम आपको शियर स्ट्रेस मिलता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो डायगोनल टेंशन है वो ऑकर होता है, मतलब कि डायगोनल टेंशन तभी आता है जब हाई शियर फोर्स होता है। ठीक है, और लो बेंडिंग मोमेंट होता है। हाई शियर फोर्स और लो बेंडिंग मोमेंट के कारण क्या होता है, डायगोनल टेंशन आता है, और डायगोनल टेंशन के कारण ही डायगोनल क्रैक्स आते हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना ये पड़ेगा कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, जो सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर है, उसमें जो सिंपली सपोर्टेड एंड होता है उस पर क्या होता है कि शियर फोर्स की वैल्यू हाई होती है। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक छोटा सा रेक्टेंगुलर एलिमेंट लेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये पाएंगे कि जो रेक्टेंगुलर एलिमेंट है वो प्योर शियर कंडीशन में होता है। ठीक है, एट द एंड ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम शियर फोर्स इज मैक्सिमम एंड बेंडिंग मोमेंट इज लो, ड्यू टू विच द रेक्टेंगुलर एलिमेंट एट दैट सेक्शन इज अंडर प्योर शियर कंडीशन। और अगर प्योर शियर कंडीशन के अंडर में है तो जो अपने को डायगोनल टेंशन या प्रिंसिपल टेंशन मिलता है उसकी वैल्यू भी उतनी ही मिलने लगती है जितना यहाँ पर शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है सरफेस पर। तो प्रिंसिपल टेंशन, डायगोनल टेंशन आपको टाउ ही मिलने लगता है। जब आपको पता है कि वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस अपना इस तरीके से हो रहा है और वही आपका डायगोनल टेंशन है, प्योर टेंशन इज इक्वल टू डायगोनल टेंशन और प्रिंसिपल टेंशन, तो जो वेरिएशन ऑफ डायगोनल टेंशन है वो भी पैराबोलिक हो जाता है ऊपर से नीचे तक, और न्यूट्रल एक्सिस पे आपको मैक्सिमम मिलता है। मतलब मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस एंड इट डिक्रीजेज बिलो एंड अबव द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, जैसे ही आप ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे तो डिक्रीज इन डायगोनल टेंशन होता है, बल्कि आपको मैक्सिमम मिलता है न्यूट्रल एक्सिस पे। ओके, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम है और ऊपर नीचे घट रहा है? देखो यहाँ पे लिखा है डिक्रीज कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस, डिक्रीज बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीज अबव न्यूट्रल एक्सिस। नहीं भाई, यहाँ दोनों जगह अगर डिक्रीज होता तो हम मान भी लेते। तो केवल आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, ए इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, if a v is a if a beam fails in bond then its bond strength can be increased most economically by। ठीक है, अगर बीम जो है फेल कर रही है बॉन्ड में तो आप उसे कैसे बचाओगे, क्या क्या तरीके हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल तरीका आपको बताना है। तो आप कुछ तरीके देख लेते हैं कि कैसे हम क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को। पहली बात तो आप डिफॉर्म बार्स को यूज़ करते हैं प्लेन बार्स की अपेक्षा। अगर प्लेन बार आप यूज़ कर रहे हैं, Fe250 यूज़ कर रहे हैं, माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, डिफॉर्म बार्स HYST 415 और 500 और 550 को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपकी क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल डायमीटर का यूज़ करते हैं, स्मॉल डायमीटर बार्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हायर ग्रेड कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज कवर टू बार्स का आप कवर बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट, बैंड्स एंड और हुक्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, हुक्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, एम्बेडमेंट की लेंथ बढ़ा सकते हो, बैंड्स आप प्रोवाइड कर सकते हो। इन सब से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। मैकेनिकल एंकरेजेस भी दे सकते हैं आप। ठीक है, स्टिरप्स विथ इंक्रीज एरिया, स्टेप्स का एरिया इंक्रीज कर सकते हो, स्पेसिंग को आप घटा सकते हो, और हाइयर ग्रेड यूज़ कर सकते हो स्टील का स्टेप्स में। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कर सकते हो, इन टेंशन जोन इज़ अवॉइडेड। मतलब कि आप क्या कर सकते हो कि जो मतलब कि टेंशन जोन में आपने जो रीइंफोर्समेंट दिया है, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, उसके टर्मिनेशन को आपको अवॉइड करना है। मतलब वहाँ पे आपको कट ऑफ नहीं करना है ना, उसको ख़त्म नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, एनी मेजर्स डैट विल इंक्रीज द कन्फाइनमेंट ऑफ कॉन्क्रीट अराउंड बार इज एम्प्लॉयड। मतलब कि ऐसा कोई भी तरीका जो कन्फाइंड कर रहा है कॉन्क्रीट को, मतलब कि कन्फाइंड द कॉन्क्रीट अराउंड द बार,
मतलब बार के अराउंड जो भी कंक्रीट है उसको अगर आप कन्फाइन कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो आप क्या कर रहे हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ बीम नहीं। ठीक है, यूजिंग थिनर बार्स बट मोर इन नंबर, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आपका मिल रहा है, स्मॉलर डायमीटर बार यूज करके। यूजिंग थिकर बार्स बट लेस इन नंबर, नो नो नो, सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपको थिनर बार्स यूज़ करने हैं। थिनर बार्स यूज़ करने से होता क्या है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और कंक्रीट और स्टील के बीच में उतना ज़्यादा सरफेस ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्टब्स नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, तो अपना ऑप्शन क्या है, बी, बी मिल जाएगा आपको आंसर। ओके नेक्स्ट, if nominal stress tau b exceeds design shear strength of concrete tau c, nominal shear reinforcement as per IS 456/1978 shall be provided for carrying shear stress equal to। आपको ये बताना है कि आप कि नॉमिनल स्ट्रेस एक्सीड्स इतने इतने इतने, हाँ मतलब कि अगर नॉमिनल स्ट्रेस है ना, अगर वो टाउसी को एक्सीड कर जा रहा है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को एक्सीड कर जा रहा है, तो आप किस शियर स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करोगे वर्टिकल स्ट्रप्स को। ठीक है ना, स्ट्रप्स को आप किस किस स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करोगे, शियर स्ट्रेस के लिए। ठीक है ना, तो अपन देख लेते हैं कि क्या क्या केस होते हैं। टाउवी जब टाउसी को एक्सीड करता है तो क्या होता है, टाउसी से कम रहता है तो क्या होता है, टाउसी मैक्स को ऊपर कर जाता है तो क्या होता है। ठीक है ना, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट कब देते हैं, तो ये सब अपन देख लेते हैं पहले। ठीक है, फिर अपन आंसर की तरफ पढ़ेंगे। देखिए, जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो आप टाउ वी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ को टाउ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी टेबल दी हुई है, ठीक है ना, कोड में आप देखेंगे IS 456 में टाउ सी की टेबल दी हुई है। ठीक है, ये तो अपने को फिक्स रहती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील पे क्या होती है, फिक्स होती है ये चीज़ टाउ सी। ठीक है, मैक्सिमम डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी मैक्स होता है। टाउ सी मैक्स केवल और केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, परसेंटेज ऑफ स्टील से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसकी टेबल भी अपने को कोड में गिवन है। अब आपको केसेस पढ़ने हैं कि अगर टाउ बी टाउ सी से ज़्यादा है, याद रखिएगा, टाउ बी अगर टाउ सी से ज़्यादा है तो शियर रिइंफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अ शियर फोर्स इक्वल टू टाउ बी इंटू टाउ बी माइनस टाउ सी इंटू बी डी। अब यही पहला केस ही से अपना आंसर निकल जाएगा, क्योंकि टाउ बी अपना टाउ सी से ज़्यादा है, तो टाउ बी माइनस टाउ सी के लिए आप डिज़ाइन करोगे, इतने शियर स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करोगे, और शियर फोर्स पूछ लेगा तो बी और डी का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, टाउ बी माइनस टाउ सी। बट अपन नेक्स्ट केसेस भी पढ़ लेते हैं कि और क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर टाउ बी अपने टाउ सी से लेस है तो आपको मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट देना है। ठीक है ना, अब टाउ बी टाउ सी से लेस तो है, बट इसके भी दो केस बनते हैं कि अगर टाउ बी इज़ लेस देन 0.5 ऑफ टाउ सी, मतलब हाफ ऑफ टाउ सी से अगर लेस है टाउ बी, तो नो शियर रीइंफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बीम्स। आपको याद रखना है केवल बीम्स के लिए है प्रोविज़न, कि टाउ बी, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को कि मतलब कि इससे कम कर देंगे तो क्या सभी के लिए अपने को शियर रीइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करना है, नहीं। नो शियर रीइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर बीम इफ टाउ बी इज लेस देन 0.5 ऑफ टाउ सी। ओके नेक्स्ट पॉइंट, अगर टाउ बी 0.5 टाउ सी से टाउ सी के बीच में है तो आपको क्या करना है, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, जो कि मेनली प्रोवाइड अपन इसलिए करते हैं कि डायगोनल क्रैक्स को अपन रोक सकें। Next we have, if tau v is greater than tau c max, टाउ सी मैक्स की वैल्यू अपने को कोड में गिवन है, मैं पहले ही बता सकता हूँ, उसको बोलते क्या है, मैक्सिमम डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। टाउ बी क्या है, अपने नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, जो आ रही है टाउ बी को अपन कैसे निकाल सकते हैं, जितना भी शियर फोर्स आ रहा है अपॉन बी इंटू डी। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, बेथ हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगी, उससे अपन नॉमिनल शियर स्ट्रेस को निकाल सकते हैं। तो अब केस क्या रहा है कि टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स देन कंक्रीट विल फेल इन डायगोनल कंप्रेशन। ठीक है, क्योंकि आपने क्या कर दिया है कि टाउ बी, मतलब कि आप अगर ऐसे मान के चलिए, ठीक है ना, कि अगर टाउ बी जो है अपनी टाउ सी से एक्सीड कर रहा है तो डायगोनल कंप्रेशन फेल्योर हो जा रहा है। ठीक है ना, ब्रिटल फेल्योर जिसे कहते हैं। ठीक है, इस केस में आप करोगे क्या, इन दिस केस आइदर द कंक्रीट ऑफ हायर ग्रेड इज अडॉप्टेड और डायमेंशन ऑफ सेक्शन हैज़ टू बी इंक्रीज। तो दो केस हैं इसके। ठीक है, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज़ करना पड़ेगा, और आइदर यू कैन यूज़ दी डायमेंशन सच दैट टाउ बी इज लेस देन टाउ सी मैक्स। ओके।